क्लास 6 का एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। धागा पतले तंतु से मिलकर बनता है। इस तंतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछ रहा है, इसमें बी सही नहीं है। देखिए, तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेसे हैं। पटसन एक द्विबीजीय रेशेदार पौधे हैं। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसमें रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है। अतः कथन बी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त तंतु में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिकल। ठीक है, कपास, जूट, फ्लैक्स, रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। अतः इसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? कपास, जूट और रेशम तथा ऊन आदि को। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिससे निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप तथा अथवा जंतु नहीं है, संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिकल संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। ठीक है, भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। कहाँ की जाती है? तो ये पश्चिम बंगाल में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी ये ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में। ठीक है, भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। बिल्कुल सही। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कतई कहते हैं। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। जल में डुबोने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसे करने से रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। ठीक है दोस्त, अब एनसीईआरटी 6 का चौथा टॉपिक वस्तुओं को समूह बनाना। ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल और नींबू का रस इसमें है उपयुक्त में से जल में विलेय है। तो जल में क्या क्या विलेय है? सी, ऑप्शन सी, क्योंकि मिट्टी का तेल जल में विलेय नहीं है। बाकी नींबू के रस, सिरका और ऑक्सीजन जल में विलेय है। तो कुछ पदार्थ जैसे गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को जल में विलेय पदार्थ या गैस कहते हैं। पहला है ऑक्सीजन, सिरका और नींबू रस जल में विलेय हो जाते हैं। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते, ऐसे पदार्थ को जल में आविलेय कहते हैं। जैसे मिट्टी का तेल जल में आविलेय है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील के प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डब्बा और कांच उपयुक्त से कौन सा पदार्थ पारभासी है? ठीक है, इसका आंसर होगा ए। वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्ट देखा जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं तथा जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उसे अपारदर्शी कहते हैं। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डब्बा अपारदर्शी है। ठीक है, कांच से कि हम देख सकते हैं और गत्ते का डब्बा से नहीं देख सकते, उसे अपारदर्शी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उसे पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज वो पारभासी होता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। हम चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। हमारे पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। अब इसमें कौन सा सत्य नहीं बोल रहा है? इसमें ऑप्शन बी होगा, केवल टू सत्य नहीं है। हमारे चारों ओर वस्तु अनेक प्रकार के पदार्थ से बनी है, ना कि एक ही पदार्थ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है पांचवा टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों के पृथक्करण से किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें है ऑप्शन है निष्पापन, निस्तारण, निस्यंदन। ठीक है, इसमें निम्न पृथक्करण की विधियां बताई गई है। इसमें क्या है, उपयुक्त में से कौन सी पृथक्करण की विधि है? डी, तीनों है। निष्पापन, निस्तारण और निस्तेन तीनों ही मिश्रणों के अवयवों को पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, चालन, अवसादन, थ्रेशिंग और वाष्पन भी मिश्रणों से अवयवों को पृथक करने की कुछ अन्य विधियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं कथन बोल रहा है? ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है। जैसे रेत और जल, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मिश्रित के कणों के अमाप के अंतर का उपयोग चालन तथा निस्तारण प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन नहीं दिख रहा है आंसर। चलो नेक्स्ट, और इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चालन प्रक्रिया में छलनी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चालकर अलग किया जाता है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तेयन कहते हैं। दोनों प्रक्रिया में मिश्रण के कणों को अमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। दूसरा हो गया मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उधेड़ की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट, जिस विलयन सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, इस विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये संतृप्त विलयन। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सकती, उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? वो गर्म करने से बढ़ता है। विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलयता बढ़ती है। ठीक है, विलयन के तापमान बढ़ने पर उसकी विलयता बढ़ती है। चलिए, अब हम लोग कल आगे छठे एनसीईआरटी का छठा टॉपिक, छठे चैप्टर कल कर देगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।